इस 25वीं ऑनलाइन बुधवार की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और प्रयागराज संस्थान का यह सतत प्रयास रहा है कि एक्यूप्रेशर आपको सरलतम रूप में पहुंचे और इसको आप लोगों तक पहुंचाएं। इस एक्यूप्रेशर जो अपने आप में अद्भुत विधा है, डिवाइन थेरेपी। 7 और 8 अगस्त को बेसिक ट्रेनिंग जो TCM पर बेस्ड है, प्रयागराज संस्थान द्वारा आयोजित होने वाली है। और आप सभी, प्रत्येक जो संस्थान का नारा है कि ईच वन रीच वन और टीच वन एंड ट्रीट वन, तो इसके माध्यम से आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स या जो भी पहचान में हैं उनको इस विधा को उन तक पहुंचाएं, उनको जोड़ें संस्थान से और इस थेरेपी से। और इसका मैसेज ऑलरेडी भेजा जा चुका है। जिनको भी सीखना हो, सीख करके अपना अपने परिवार का उपचार कर सकते हो। 7 और 8 अगस्त को यह क्लास आयोजित होने वाली है जो पूरी तरह ऑनलाइन है। तो आगे क्लास प्रारंभ हो आदरणीय अग्रवाल सर की, इसके पहले हम चलते हैं मिंटो रोड प्रयागराज हेडक्वार्टर, जहां से ओमकार और प्रार्थना है। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम 3 बार ओम शब्द का पारायण करेंगे। उसके बाद हम अपनी स्पाइन को सीधी करके संस्थान की प्रार्थना को शुरू करेंगे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे। जो है बिछुड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधार से बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आने मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में निज जीवन सफल बना जावे।
वह शक्ति हमें दो दयाली है। बहुत बहुत धन्यवाद रीता पांडे जी और विशु जी। अब हम आज की क्लास के लिए आमंत्रित करते हैं एक्यूप्रेशर शोध शिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर को। और हम नमस्कार और नमन करते हैं संस्थान के संस्थापक मेंबर में से एक श्री श्याम सुंदर सराफ। नमस्कार। पीयूष जी देखिए नहीं किया। हाँ जी Am I audible? जी यू आर ऑडिबल सर। मित्रों, हाँ हाँ सर दिख रहा है। आप सभी का इस नेशनल चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, आभार और नमन के साथ हम आइए इस कार्यशाला में प्रवेश करते हैं। मित्रों, इस कार्यशाला को आहूत करते हैं इस एक्यूथेरेपी को, जिसकी शक्ति से हम इस एक्यूथेरेपी को इसकी एक्सेस हो सकती है। पूरे विश्व में ये बंधुत्व की स्थापना कर सकता है और उस परम शक्ति के साथ आदरणीय खेमका जी की ऊर्जा और प्रेरणा जो कि हमारे साथ निरंतर है, उसके साथ प्रवेश करते हैं, नमन करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, साष्टांग नमन करते हुए। मित्रों, ये का विषय है कि आपके साथ हमारे आदरणीय सराफ जी और सभी अधिकांश एपेक्स कमेटी और डब्ल्यूसी के सदस्य हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, आज कुछ बातें हम लोग शेयर करें जो कि पर आधारित है, जिसमें यौगिक सिस्टम के साथ साथ वेस्टर्न मेडिकल साइंस के विजन के साथ डॉक्टर वॉल के साथ हम लोग हृदय को जाने, हृदय की कनेक्टिविटी कहाँ से और कैसे है। हृदय के का ट्रीटमेंट अगर केवल कार्डियोलॉजिस्ट केवल उसी कार्डिक एंगल से करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ चीजें छूट जाएगी। आइए हम शेयर करते हैं इस पीडीएफ के उस ओरिजिनल और प्रथम आपके जो ओरिजिनल आपका उसको शेयर कर रहे हैं और नंबर के साथ राइट ऑट्रियम ऑट्रियम और ये आपको लेफ्ट ऑट्रियम। सर इसमें आवाज थोड़ी कट रही है। और राइट से ही नीचे इस वॉल के माध्यम पॉइंटर एट्रियम से वॉल के माध्यम से हम वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल में जा रहे हैं। ये दिख रहा है? जी हाँ दिख रहा है सर। आवाज इज इट इंटरप्ट हो विजिबल? जी इट इज विजिबल सर। अच्छा, एक्चुअली कि इंटरनेट कनेक्शन जो है अनस्टेबल है, ये लिख के आ रहा है। जी और कोशिश करते हैं कि
Still I am audible and visible also? हाँ विजिबल है सर, और इंटरप्टेड वॉइस आ रही है। पीडीएफ दिख रहा है। Is it okay now? हाँ अभी अभी आवाज आ रही है। अब इंटरप्शन खत्म हो गया। हाँ अभी बेटर है। देखिए, मैं आपसे जो बात शेयर करना चाहता हूँ, ये देखने में कि बार बार उसी को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन विषय की गंभीरता को देखते हुए होलिस्टिक ट्रीटमेंट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मित्रों, राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो इम्प्योर ब्लड आता है, और इम्प्योर ब्लड पूरे बॉडी के अपर पार्ट से, सुपीरियर वेना केवा से, और जितने भी लोअर पार्ट के ऑर्गन्स हैं वहां से, इंफीरियर वेना केवा से सारा कलेक्ट होता है। और ये कलेक्शन पूरे बॉडी का जब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के पश्चात, सर्कुलेट होने के बाद रिटर्न ब्लड सारा का सारा लीवर में कलेक्ट होता है, और उसे पोर्टल वेनस सिस्टम कहते हैं। आप ये बताएं, और आपने कभी सोचा कि प्योर ब्लड हार्ट के द्वारा पूरे एक एक कोश में सर्कुलेट होने के पश्चात क्यों वापस रिटर्न ब्लड, टॉक्सिक ब्लड, वो जाके लीवर में पोर्टल वेनस सिस्टम में कलेक्ट होता है? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि लीवर हमारी सबसे बड़ी केमिकल लेबोरेटरी है, जहां पे कि पूरा का पूरा डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द लीवर। इसका मतलब ये हुआ कि गैसियस लेवल पे कुछ टॉक्सिफिकेशन होता होगा, कुछ फ्लूइड लेवल पे, और मोस्ट ऑफ द टॉक्सिफिकेशन पार्टिकल्स जो हैं वो सॉलिड रूप में डेंस पार्टिकल होते हैं, जो ब्लड में, वेनस ब्लड में आ जाते हैं, और उन्हें शुद्धिकरण के लिए लंग्स में तो केवल प्योरिफिकेशन, गैसियस लेवल का एक्सचेंज होता है कि ऑक्सीजनेशन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेशन, लेकिन उसके अंदर अनेक प्रकार के टॉक्सिसिटी है, उसका डिटॉक्सिफिकेशन इनिशियल लेवल पे लीवर के द्वारा, इसलिए लीवर में ही सारा ब्लड कलेक्ट होता है। अब आप कहेंगे कि ये बताने की क्या आवश्यकता है? अगर हार्ट की का ट्रीटमेंट करें, जो कि हमारे जोन थेरेपी के जोन 1 में हार्ट और लंग्स है, तो लंग्स का कनेक्शन तो आपको मालूम है कि हार्ट में जो भी प्योरिफाइड ब्लड आता है प्योरिफिकेशन के पश्चात वो लंग्स से आता है, तो निश्चित रूप से हार्ट के साथ साथ लंग्स का ट्रीटमेंट। लेकिन आज उसमें तीसरा डायमेंशन भी जोड़ रहा है कि जो ब्लड, टॉक्सिक ब्लड, इनिशियल लेवल पे जो पार्टिकल्स जिसमें मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण ब्लड डेंस हो जाता है, डेंसिटी वर्ड याद रखिएगा, और ये उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, डेंसिटी, उसकी तरलता घट जाती है, तो उसका मूवमेंट भी स्लो डाउन हो जाता है, और जो हार्ट पंप के रूप में काम करता है, उसकी भी, उसका फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाता है। तो इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन की फर्स्ट और सेकंड स्टेज में, ये पूरे के पूरे सेकंड जोन में, जिसमें लिवर, किडनी, गॉलब्लैडर के साथ स्टमक और स्प्लीन, पैंक्रियास का पूरा एक हॉरिजॉन्टल एस्टैब्लिशमेंट है। यानी लीवर इज द चीफ ऑर्गन फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन, और वो ब्लड राइट एट्रियम में आता है, और
वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। ये कहेंगे आप बार बार ऐसा क्यों बता रहे हैं? और राइट वेंट्रिकल से देखिए ये दो प्रोसेस है। रिदम डायस्टोल जो कहलाता है कि जब एक्सपेंड करता है, चैम्बर्स जब एक्सपेंड करते हैं तो वो डायस्टोलिक कंडीशन होती है कि पूरा का पूरा ब्लड स्वयं फिलअप हो जाता है कुछ ही सेकंड के अंदर। और लेफ्ट एट्रियम में जो है प्योरिफाइड ब्लड लंग्स से आता है, और राइट एट्रियम का जो है इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, जो कि लंग्स में शुद्धिकरण के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में जाता है, और फिर लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आता है, और लेफ्ट एट्रियम से जो बाइकस्पिड वॉल्व है वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल तो सीधे एओर्टा में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चला जाता है। देखिए तरन्नुम में काम करता है, हार्ट तरन्नुम में काम करता है, किसके साथ मिलकर करता है? लंग्स के साथ मिलकर करता है। और लीवर का रोल इतना बड़ा है कि इम्प्योर ब्लड बार बार वहां से कलेक्ट करके आता रहता है। ये सारी प्रक्रिया सेकंडों में होती है, और एक साइकिल में जो है सर्कुलेशन प्योर ब्लड का हुआ, फिर रिटर्न साइकिल में इम्प्योर ब्लड, और ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है। हार्ट से लंग्स में जाना, लीवर से हार्ट में आना, और हार्ट से लंग्स में जाना, फिर प्योरिफिकेशन होके फिर वापस आना, और फिर हार्ट से चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होना। ये बातें मैंने संक्षेप में इसलिए बताई हैं कि हार्ट का ट्रीटमेंट लंग्स के बिना संभव नहीं है, और हार्ट और लंग्स का ट्रीटमेंट बिना लीवर के संभव नहीं। लीवर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जाना जाता है, लीवर और गॉलब्लैडर, गैस बनना और सारे पार्टिकल्स का मिक्स होना, उसमें डेंसिटी जब बढ़ जाती है तो ब्लड का फ्लो स्लो डाउन हो जाता है, और जब तक उसके अंदर से ये पार्टिकल्स, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में हो या अन्य प्रकार के टॉक्सिक पार्टिकल हैं जो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, जब तक उनका विनष्टीकरण नहीं होता, वो उनको ब्लड का जो थिक हो जाता है, डेंस हो जाता है, उसकी थिनिंग नहीं होती, तब तक ब्लड की और हार्ट की फंक्शनिंग इम्पेयर्ड होती है। मित्रों, आपने सुना होगा जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, एंजाइना पेन हो जाता है, एमआई हो जाता है, और हार्ट की मसल्स इम्पेयर्ड हो जाती हैं, इन्फेक्टेड हो जाती हैं, डैमेज्ड हो जाती हैं, तो हार्ट की एक ऐसी बीमारी के रूप में डॉक्टर्स देखते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, कि 3 प्रकार की दवाइयां देते हैं जिसमें एक ब्लड थिनर दिया जाता है, और वो प्रायः जिंदगी भर ब्लड प्रेशर की दवा, ब्लड थिनर की, स्ट्रोक वॉल्यूम प्रॉपर हो इसलिए ब्लड प्रेशर की दवा कंट्रोल्ड हो, और ब्लड की तरलता सांद्रता जो है बिल्कुल सामान्य हो, इसलिए ब्लड थिनर दिया जाता है। और ब्लड थिनर का रोल, ब्लड प्रेशर की दवा का रोल, और कुछ अन्य मेडिसिन देते हैं। यहाँ हमें अपनी स्वयं के प्रोटोकॉल में तीनों ऑर्गन को मिलाकर एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट करना होगा, जिससे कि हार्ट की कंडीशन सदैव आपकी कम से कम मेडिसिन खानी पड़े, अधिक से अधिक आपका हार्ट फंक्शनल हो, आपका पूरा शरीर एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी हो, क्योंकि हार्ट की एनर्जी हमारे शरीर की एनर्जी से तादाद में स्थापित करता है। हार्ट की बीमारियों में 2-3 चीजें हैं। एक तो रिदम की बात हमने की थी, लय, अगर हमारे बोलने में लय टूटता है तो हार्ट की प्रॉब्लम है, ये संकेत के रूप में। हमारी चाल में अगर प्रॉपर नहीं है तो इसका मतलब प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं है। तो मित्रों, मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं कि लंग्स का ट्रीटमेंट भी देना होगा, लिवर का भी ट्रीटमेंट देना होगा, और ब्लड थिनर को एंटीकोगुलेंट के पॉइंट्स हम लोग ने दिए हैं, और ब्लड के
हमारे भोजन में से जो सांद्रता बनती है वो के रूप में लक्षित होती है, और वो हार्ट की वेसल्स में या पूरे बॉडी के जहां जहां वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, उनमें जमकर उसका ल्यूमन उसके फंक्शन को इम्पेयर कर देता है। तो इस प्रकार से जब हम किसी कोई ट्रीटमेंट देते हैं तो हार्ट के सारे चैम्बर्स का, वेसल्स का और उसके अंदर प्रवाहित होने वाले ब्लड की सांद्रता का भी इलाज सुओ मोटो होता है। लेकिन हमें यहाँ पर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करना होगा, सामान्य नहीं। आज हम सामान्य और स्पेसिफिक दोनों का समवाय आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा कि अगर हमारे शरीर में चार हार्ट के चारों चैम्बर के साथ साथ चारों वॉल्व, उनका स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन हमारे ब्लड में उसकी सांद्रता, उसकी डेंसिटी प्रॉपर नहीं है, तो ब्लड का मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगा, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, और उसके अंदर से वात पित्त कफ नहीं बल्कि गैसियस लेवल का मतलब वात की, पित्त की, और कफ का लेवल का मतलब उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल या जो भी टॉक्सिक पार्टिकल्स हैं जिसने ब्लड की कंडीशन को थिक बना दिया, कोगुलेशन हो गया। ब्लड थिक को हम थिनर करना है, ब्लड को थिनर के रूप में थिन करने के लिए ब्लड थिनर दिया जाता है, इसलिए। और इसे आयुर्वेदिक एंगल से कफ कहा जाता है, चाहे वो ट्रिपल लेयर हो, सारी पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम में थिकनेस बढ़ी हो, वो भी सामान्य रूप से इसमें जब हम कफ को ट्रीटमेंट करेंगे 4-5 सेडेट तो वो भी दूर होगी। उसके अंदर प्रवाहित होने वाला ब्लड जिसके अंदर टॉक्सिक पार्टिकल्स हैं वो भी ठीक से थिन हो जाएगा, और ये कंप्लीट। और दूसरा, तीसरी बात, उसमें गैस का ट्रीटमेंट भी देना बहुत जरूरी है, नहीं तो टॉक्सिक गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी। हमेशा हार्ट के चैम्बर्स और वॉल और जितनी भी लेयर्स हैं वो सारे हॉट होंगे, हीटेड अप होंगे, और जिसके कारण हार्ट की फंक्शनिंग इम्पेयर्ड होगी। इन सब बातों से मतलब यह है कि जब हम हार्ट का ट्रीटमेंट करें तो हार्ट का सामान्य रूप से, आज आप नोट करना चाहें करने कि बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। मोस्टली टॉक्सिसिटी वात पित्त कफ की होती है। कफ विशेष रूप से सारे पार्टिकल्स उसके अंदर समाहित होकर ब्लड की केमिस्ट्री को डिस्टर्ब कर देते हैं, डेंसिटी को कर देते हैं, तो 4-5 सेडेट करना होता है। अब आप पूछेंगे, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 4-5 आयुर्वेद के एंगल से जब हम 4-5 सेडेट कर रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर और उसके अंदर प्रवाहित होने वाला ब्लड, उसकी भी डेंसिटी प्रॉपर होगी, और तीनों लेयर की भी जो थिकनेस है, लेकिन टाइम लगेगा। आप जब हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जिंदगी भर दवाई खाते हैं, तो आपको ये ट्रीटमेंट बहुत आसानी से और अद्भुत है। तो यहाँ मैं कहूंगा कि बोथ एसएफ कफ ज्वाइंट, बोथ एसएफ कफ ज्वाइंट 4-5 सेडेट से 6 टाउन, 0 टोन 9 सेडेट। 0 टोन 9 सेडेट से अगर किसी प्रकार से हार्ट से संबंधित किसी भी टिश्यू में, किसी भी लेयर में कहीं भी इंफेक्टेड है तो 0 टोन 9 सेडेट होगा। आप जानते हैं कि टॉक्सिसिटी को दूर करने के लिए पित्त को यानी 3-6 को बढ़ाया जाता है, और उसके अंदर डेंसिटी कम करने के लिए, थिकनेस कम करने के लिए 4-5 सेडेट, यानी पित्त को बढ़ाना और कफ। अब ये चीज जो है, इसको सामान्य स्थिति में रखने के लिए हमारे भोजन के माध्यम से ब्लड के अंदर यदि गैस का यानी पित्त का फॉर्मेशन बढ़ता है तो हमें ब्लड को सामान्य इसका पीएच करने के लिए, भले ही आपको पीएच का आभास ना हो, लेकिन आपको ये महसूस होने लगता है कि जब भी कि ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो हमने आपसे बताया
कि उसमें आपको चेस्ट पे भारीपन लगता है और अजीब सा लगने लगता है। बारिश से पहले और बारिश के बाद अक्सर ये देखा गया है, और खास तौर से जुलाई अगस्त के मौसम में तो ये खास बात देखी गई। तो हमने आपसे ये बात की थी, रिक्वेस्ट की थी कि बोथ एसएफ के पित्त ज्वाइंट में 3-4 सीडेट 5-6 टोन कर। नॉर्मली हम बोथ स्मॉल फिंगर के कफ ज्वाइंट में 4-5 सीडेट 3-6 टोन करेंगे, जिससे सामान्य रूप से शरीर के किसी भी भाग की किसी भी आर्टरी में प्रवाहित होने वाला ब्लड की केमिस्ट्री और उसकी डेंसिटी ठीक होती, उसके अंदर ब्लॉकेज होने की संभावना कम से कम रहती, और यदि ब्लॉकेज हैं तो उसे भी दूर करने का प्रयास करता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। स्पेसिफिक तो हमने जो आपको पिछली बार में बताया था उसे ही देखना पड़ेगा। अब आप देखिए उसका कारण क्या है। आयुर्वेद में 3 बातें कही हैं, हेतु, लिंग और औषध। हेतु का मतलब क्या कारण, क्यों डेंसिटी वेरी कर रही है? क्योंकि हमारे शरीर में हमारे जो भोजन है उसकी पाचन शक्ति क्यों गड़बड़ है? क्योंकि अ, पाचन पाचक अग्नि इम्पेयर्ड। तो ऐसी दशा में हमें 3-6 को टोन करके 4-5, लेकिन इम्पेयर्ड होने से क्या होगा, एक सेडिमेंट्स वहां पर मौजूद होंगे, वहां पर कोलेस्ट्रॉल के रूप में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जाके जो कि ब्लड को डेंस बनाता है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल के पॉइंट्स भी आपको नोट करना होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए। अक्सर आपने देखा होगा कि हार्ट की प्रॉब्लम आने पर कोलेस्ट्रॉल की जांच में ट्राइग्लिसराइड, जो कि जिसकी नॉर्मल वैल्यू 150-160 होती है, 200 से अबव पाई गई है, और कुछ केसेस में 300 और 400 से अबव। ऐसी दशा में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निश्चित रूप से हार्ट में ब्लॉकेज की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ऐसी दशा में लेफ्ट आईएफ 4th एंड 5th स्पाइरल, लेफ्ट आईएफ 4th एंड 5th स्पाइरल में आपको 4-5 सीडेट 3-6 टोन करना होगा। फिर से आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। राइट लेफ्ट आईएफ 3rd एंड 4th स्पाइरल में 4-5 सीडेट 3-6 टोन। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि चेस्ट रीजन में ब्लड वाटर रिटेंशन ना हो, फ्लूइड रिटेंशन ना हो, कि हार्ट पे जोर ना पड़े, इसलिए यूरिन प्रॉपर होता रहे, फ्लो के साथ होता रहे। तो तीसरी मेडिसिन डॉक्टर्स अक्सर कार्डियोलॉजिस्ट लेसिक्स या डाइटोर नाम की दवाइयां देते हैं। जैसे यूरिन खुल के होता है, कभी कभी ज्यादा भी होता है, तो ऐसी दशा में आ, हमारा रोल अब आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे यूरिन प्रॉपर हो, लेसिक्स का रोल कैसे हो, ये भी हमें देखना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे राइट आईएफ 4th स्पाइरल। नोट कर लीजिए, क्योंकि कोई इन्फेक्टेड है या वाटर रिटेंशन हो रहा है, तो सामान्य रूप से राइट आईएफ के 4th एंड 5th स्पाइरल में, क्योंकि प्लाज्मा के स्तर पे बहुत सी ऐसी चीजें प्लाज्मा का पार्ट बन जाती हैं अनवांटेड, जैसे हम फ्री रेडिकल्स जब विटामिन के चैप्टर में और जब उसके क्लासेस हो रहे थे तो 3 बातें आपके सामने आई थी, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन मींस एंजाइम्स, और तीसरा था फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स का मतलब हमारे खान पान के प्रॉपर रेगुलेशन ना होना, क्वांटिटी क्वालिटी ठीक ना होना, तो अपने आप कुछ चीजें अनवांटेड आ जाती हैं, जो कि प्लाज्मा और बाद में ब्लड का पार्ट बन के कहीं उसके अंदर सेडिमेंटेशन होने लगता है, उसकी डेंसिटी इम्पैक्ट कर देता है। तो दूसरा आपको आप देखेंगे कि राइट आईएफ के 4th एंड 5th स्पाइरल में 4-5 सीडेट 3-6 टोन, क्योंकि ये पार्टिकल्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि यूरिन में
इनके रिटेंशन से और प्रॉपर किसी भी प्रकार के तलछट के हो जाने से, कैल्शियम के डिफरेंट टाइप के जो है प्रोडक्ट्स, कैल्शियम ऑक्जेलेट और इन सब का होने से किडनी में स्टोन और बाद में जो है गॉल ब्लैडर के स्टोन का भी संभावना, गॉल स्टोन्स भी, तो निश्चित रूप से आपकी गैस और यूरिन पे इसका बहुत बड़ा असर होता है। तो बोथ आईएफ में, वैसे सामान्य रूप से कोलेस्ट्रॉल के लिए लेफ्ट आईएफ फोर्थ एंड फिफ्थ जो कि ब्लड का पार्ट है, और ब्लड में फोर्थ एंड फिफ्थ, इसका विजन अगर हम बताने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से जब लीवर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो डिटेल में निश्चित रूप से अपने आप आ जाएगा। तो मैनेज किया कि हार्ट के रीजन में वाटर रिटेंशन, तो इसलिए लेसिक्स और डाइटोर की कमी हम लोग ट्रीटमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। तीसरा प्रोटोकॉल जो जनरल है और जो बहुत महत्वपूर्ण है, और 90% जितने भी किसी भी तरीके के पेशेंट को हार्ट की इलनेस तो बहुत बाद में आती है। शुरू में हमारे बॉडी का अलाइनमेंट गड़बड़ होता है, सर आवाज नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है सर। हेलो? हाँ, हाँ वो अभी आवाज एक्चुअली आ रही है। जी डिस्कनेक्ट हो गया था जी। नेट की वजह से। तो मैं जो बात कह रहा था कि आपको सामान्य रूप से हार्ट की बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले हमें कंट्रोल करना चाहिए। बिना अवांछित रूप से कॉन्स्टिपेशन की प्रक्रिया हो जाती है, एसिडिटी की हो जाती है, गैस्ट्रिक हो सकता है बहुत तरीके से। लेफ्ट पाम में चक्र 2, 3, चक्र 3 और 4 पे ग्रीन कलर लगाने से जो हैवीनेस आती है और गैसियस फॉर्मेशन होता है आपके चेस्ट रीजन। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, आपने कभी सोचा कि बैठे बैठे क्यों ऐसा हुआ दोपहर और शाम के बाद आपके चेस्ट में भारीपन आया, उलझन, बेचैनी हुई, ऐसा लग रहा है, और अचानक बैठे बैठे कभी कभी केवल चेस्ट रीजन में पसीना आता है, आप घबरा जाते हैं, और घबराना स्वाभाविक है, चेहरे पे आ जाता है। ऐसा क्यों? इस केवल चेस्ट ट्रैप कर गई। खाना, हमारा डाइजेशन पुअर है, इम्पेयर्ड है, और गैस ट्रैप कर गई है। ये इसे रोका नहीं गया तो निश्चित चेस्ट रीजन में और हार्ट को ये फेयर सकता है, परेशान कर सकता है। पे 3 और 4 पे ग्रीन कलर, इसकी विजन की बात है तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि टोनिफिकेशन कलर जो है वाटर का शीतलता प्रदान करने के लिए ग्रीन है, और 3 हमारा हीट चक्र है, फायर चक्र है, मणिपुर चक्र है, इसको सेडेट करने का मतलब इस पर ग्रीन कलर लगा। तो हार्ट को और चेस्ट रीजन को ठंडा रखना, सामान्य रखना बहुत आवश्यक है। ये केवल ना केवल एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस को रोकेगा, बल्कि चेस्ट रीजन को इसका एक तरीके से ठंडा रखेगा। और खास तौर से जब एसिडिटी हो और गर्मी हो, गर्म का सीजन हो, तो भी इस प्रकार की प्रक्रियाएं देखी गई हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द हार्ट ये बहुत महत्वपूर्ण है। चारों तरफ से होलिस्टिक ट्रीटमेंट का मतलब यह है, सिर्फ ये नहीं कि स्टेंट डाल दिया और फिर बाद में कहा कि हम 10 साल बाद फिर से होगा। उनके कारणों को, ब्लड का, अब आइए
कि ब्लड का कोगुलेशन ना हो। थिनर के रूप में आपको मालूम है, मैंने अलग अलग बताया था, कोविड के समय में बताया था आपको। राइट रिंग फिंगर के 9th स्पाइरल में 3/4 टोन 5/6 और लेफ्ट रिंग फिंगर में भी सेम ट्रिक। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। राइट रिंग फिंगर के 9th स्पाइरल में 3/4 टोन 5/6 और सेम ट्रीटमेंट लेफ्ट रिंग फिंगर के 0 स्पाइरल में। तो आपने देखा कि हार्ट को सुरक्षित लंबे समय तक वो स्वस्थ रहे, लंबे समय तक है। और एजिंग फैक्टर होता है तो निश्चित रूप से थोड़ी इफिशियंसी गिरती है, लेकिन फिर भी मेंटेन की जा सकती है। लेकिन हम लोगों ने बहुत अरसे तक अज्ञानता से अपने को बीमार कर लिया, दवाइयों पर इतना सारा ट्रीटमेंट है, तो फिर भी आप को ये एहसास हो जाता है कि हमारे हार्ट में ब्लॉकेज हो रहा है कि नहीं। और आजकल तो होल ब्लड और सभी लोग जांच कराते रहते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो उसे मैनेज करिए, अगर और फिर प्लेक्स, और फिर जब कंडीशन खराब हो तो एंटीकोगुलेंट पॉइंट भी दीजिए। वो कब कैसे, हमने कई बार बताया कि जब थोड़ा सा दूर चलने पर और सीढ़ी चढ़ने पर थकान आ जाए, बैठने का मन करे, सांस फूलने लग जाए, तो ऐसी दशा में चेकअप कराना चाहिए। और सबसे प्रारंभिक जांच है, वो जांच है ईसीजी की। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है और इसको देखना और जानना। जब कभी हार्ट का वर्कशॉप होगा, कैप्सूल कोर्स होगा, तो इसमें प्रोफेसर राम कुमार शर्मा की बहुत अच्छी दखल, बड़ी अच्छी स्टडी है। और प्रतिदिन वो चिंतन ग्राम में अनेक विषय से सबके सामने प्रेजेंटेशन देते हैं और हम लोग इंटरेक्शन के माध्यम से उसे, लेकिन उसके मैं आपको संक्षेप में एक बात, अनेक मैं प्रेजेंटेशन देकर बताना चाहूंगा। हार्ट में जो इनिशिएशन ऑफ द इम्पल्स है, क्योंकि हार्ट एक मशीन के रूप में है, पंपिंग पंप के रूप में है, जिसके चलने के लिए और चलाने के लिए पावर सप्लाई चाहिए। तो हार्ट में बहुत छोटे छोटे ऑपरेटर्स लगे हैं, बहुत छोटे, और उसकी कनेक्टिविटी स्पाइन से और ब्रेन से। और वहां से जब इम्पल्स आता है तभी हार्ट काम करता है, नहीं तो नहीं करता। और उसके 4 नाम हैं। आपने पेस मेकर का नाम सुना होगा, उसे ऐसे नोट के रूप में हार्ट के, मैं जब कभी होगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। और अभी हम आपको आ, और ये छोटा सा, छोटे छोटे और इसके माध्यम से, इसका पीडीएफ में नहीं है, आ, हम जब भी कभी मौका लगेगा तो इसे भी दिखाएंगे। और तो लेकिन हम आपको ट्रीटमेंट से प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलती है, और वो प्रॉपर सप्लाई सबसे पहला पेस मेकर है, जिसे ऐसे नोट कहते हैं। और उसके बाद दूसरा है एबी नोट, और तीसरा है हिज कंडक्शन, उसकी राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच, और चौथा है परकिंजी फाइबर। अब कितनी फाइन होती हैं, कितनी महीन होती हैं, और वहां से इंपल्स जनरेट होता है। ये इलेक्ट्रिकल चार्ज हार्ट के धड़क
लगने का, उसका रेट, उसका सर्कुलेशन, पूरी एक्टिविटी, तो ये हार्ट नहीं धड़ सकता। इसका मतलब अभी तक की बातें जो हमने बताई सब बेकार थी? बेकार नहीं, सार्थक भी है, आगे भी कुछ जानना है। तो हार्ट सर्कुलेशन के लिए जाना जाता है, इसलिए हम हार्ट का सर्कुलेशन भी सर्कुलेटरी हार्ट को भी सर्कुलेशन एंगल से ट्रीट करेंगे। दूसरा एंगल जो है, आप जानते हैं कि स्ट्रक्चर, जो कि चारों चैम्बर और चारों वाल्व ठीक हो, सारे आर्टरीज का ल्यूमेन ठीक हो और कहीं ब्लॉकेज ना हो, तो वो स्ट्रक्चरल एक तरीके से। और तीसरी बात है न्यूरो हार्ट। अगर इनिशिएशन ऑफ पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन नहीं होगा, कहने का मतलब अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज उत्पन्न नहीं होगा, तो ना तो चैम्बर में डायस्टोलिक कंडीशन यानी फैलेगा नहीं और ना ही सिकुड़ेगा, तो रक्त का संचालन एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में संभव नहीं है। तो अब इसका मतलब यह है कि जितना इंपॉर्टेंट ब्लड था उसकी डेंसिटी थी, जितना स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है न्यूरो हार्ट। और इसके लिए अब हम सीधे सीधे ट्रीटमेंट आपको बताते हैं, फिर आयुर्वेदिक एंगल से भी। आपको डॉक्टर वाल्व के भी पॉइंट बताएं कि आर्टरीज ब्लॉकेज हैं, वो भी पता लग जाएगा। और ट्रिपल वेसल और ट्रिपल लेयर जो है, मायोकार्डियम है, पेरिकार्डियम और इंडोकार्डियम, इन सब का भी पूरा का पूरा दिया है। आपको मैं अभी ये पेज नंबर 8 के बाद 9 दिखाऊंगा, जिसमें आपको डायग्नोसिस भी होगी और वहां पर ट्रीटमेंट भी आप कर सकेंगे। पहले मैं आपको देखिए, ये आपको मैं चित्र दिखा रहा हूँ। इज इट विजिबल क्लियरली अनिल जी? अनिल जी जी, जी जी। अब देखिए अभी ये नहीं, दिख नहीं रहा है सर, चित्र नहीं दिख रहा है। चित्र नहीं दिख रहा जी, शो नहीं हो अभी रहा है तक सर। है? जी, आपकी फोटो दिख रही है, चित्र नहीं दिख रहा है। यही तो इम्पोर्टेंट है। अभी मैं आपको इसको, क्योंकि नेट, अच्छा वो, मैं सर शो कर दूं स्क्रीन शेयरिंग? नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, अभी हो रहा है सर। हो रहा है? जी, अभी डॉक्टर वॉल के पॉइंट दिख रहे कर्सर हैं। ले जाने दिखा सकता हूँ। देखिए अब हमारा कर्सर कहाँ पे है? जी, बोलिए। H9 पे। H9 पे। H9 पे जी। ये शेयर करते जाइए। देखिए ये लेफ्ट H9 है जी और ये राइट H9। सभी लोग ध्यान से देख लें। ये लेफ्ट साइड में एओर्टिक वॉल है और राइट साइड का पल्मोनरी वॉल। अब इसका रोल देखिए। राइट साइड का ये पॉइंट पे जब राइट वेंट्रिकल सजाता है, तो ये कहां से जाता है? कौन सा वॉल का रोल सबसे ज्यादा है? पल्मोनरी वॉल। पल्मोनरी वॉल में कोई नाम है सब H9। अब आपको इस देखिए, इस H9 को आप समझने के लिए ये जानिए कि अभी तो आपने H9 से क्या किया था? इम्प्योर ब्लड जेनरेशन के लिए कहाँ भेजा था? अनिल जी मेरे साथ शेयर कीजिए, कहाँ भेजा था? लंग्स। और अनम्यूट करके जी जी, आपकी आवाज कट रही थी सर। जी को नोटिफिकेशन के बाद जो है राइट एट्रियम में आया जी और वहां से
वो डिस्ट्रीब्यूशन सर अभी आवाज नहीं आ रही है। इनर साइड में नहीं आ रही। हाँ हेलो अभी काफी हेलो इंटरप्टेड आ रही है हेलो सर। हाँ अभी आ रही है सर। हाँ देखिए, अब ये लेफ्ट अभी बिल्कुल नहीं आ रही है सर आवाज। वॉल्यूम के साथ जा रहा है सर्कुलेशन के लिए, उसमें कमी है तो यहाँ पर दिक्कत आएगी। रिगर्जिटेशन हो रहा, अध खुला रह गया तो दिक्कत आएगी, वापस लौट आए। और अगर वो स्टिफनेस है तो भी H9 पे पेन होगा, और आपको H9 लेफ्ट राइट पे दोनों का पेनफुल कंडीशन का मतलब ऑल इज नॉट वेल इनिशियल लेवल पे हार्ट, और उसका सिम्टम होगा हाई ब्लड प्रेशर। और यहाँ हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है H9 पे, आपने देखा होगा कोविड के समय में H9 पे ऑक्सीजनेशन के लिए डिटॉक्सिक, मतलब पूरे बॉडी में ब्लड में ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपर हो, तो उसमें एक पॉइंट H9 भी था, दूसरा पॉइंट H7 था, और एक H4 भी था, H2 भी था। इज इट क्लियर और नॉट? हेलो। जी 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 clear। तो इन दोनों पॉइंट का जो है, अगर आपको इनिशियल लेवल पे ही अगर आप ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, चाहे स्टार मैग्नेट लगाइए, चाहे मेथी लगाइए, और चाहे दबाव दीजिए, इंस्टेंट आपको फर्क पड़ेगा। और आपकी हार्ट की वेलनेस का पहला स्टेप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे H9। आपको याद होगा कि पिछली बार मैंने किसी एक उसमें H9 सिडेट और H1 एस SI1 टोन बताया था। इसके पीछे लॉजिक यही था, और परम सूक्ष्म में इस प्रकार के अनेक ऐसे सिंगल और डबल पॉइंट प्रोटोकॉल हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब मित्रों, H9 के बाद अब आप आइए, देखिए H8E, H8E, और ये है H, दोनों तरफ आप देख रहे हैं H8D। ये पॉइंट CMP पॉइंट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट हार्ट का और राइट हार्ट के CMP पॉइंट है। CMP पॉइंट का रोल, एम आई ऑडिबल? जी हेलो। यू आर ऑडिबल सर। ये H8D का जो रोल है, वो जानते हैं क्या रोल है? अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर वॉल ने हार्ट की मेरिडियन के इस खास पॉइंट को विशेष रूप से इन्वेंट किया है, जो कि चाइनीज में नहीं था। वो ये पहला पॉइंट है, ये बताता है कि हार्ट में प्रॉब्लम दैट हैज दैट इज देयर इन द हार्ट प्रॉब्लम, कार्डिक प्रॉब्लम। और ये CMP का मतलब कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। अगर, और इसकी लोकेशन ज्वाइंट पे नहीं है, बल्कि ज्वाइंट के ठीक नीचे एक स्लोपी पार्ट पर है, और हड्डियों के पास इसको ट्रेस करके, हल्का सा ट्रेस करके, और बेहतर होगा कि मेथी लगा दें। अगर आपको पिन पॉइंटेड वो लोकेशन मिल गई तो बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है। मित्रों, ये पहली ऐसी चीज है जो ये बताता है कि हार्ट के वहां तो, अब इसमें बहुत सी चीजें हो सकती है। हार्ट का ब्लॉकेज हो सकता है, हार्ट का कहीं भी इन्फेक्शन में के लिए कोई चीजें डेवलप हो रही हो, या कहीं आर्टरी ब्लॉक होनी, बिल्कुल सीधा सीधा नहीं, बहुत पार्शियल। आपको बहुत सी कंडीशंस के बारे में अनुमान लगाना होगा, और अनुमान ना लगाना चाहे, हार्ट को ठीक करना चाहे, तो इस पर मेथी पूरे, या तो स्टेप गोल गोल बंदे, या एक, या स्टार मैग्नेट लगा के। अब आइए H8A, ये क्या पॉइंट? देखिए, आपको ट्रिपल लेयर की बात की थी हम लोगों ने पेरिकार्डियम की। आपको मैं ये पेज नंबर 9 पे एक बार दिखाना चाहता हूँ। पेज नंबर 8 पे आपने अभी H8 की बात की,
ये है पेरिकार्डियम का पॉइंट। पेरिकार्डियम का पॉइंट का मतलब जो है 3, अगर वॉल थिकनेस है, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम, तो H8 पर हम दबाव जरूर दें और आपको इंस्टेंट फायदा मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर वॉल थिकनेस बढ़ी है तो ठीक हो जाएगी, डेली दबाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। और ये कहां पर है इसकी लोकेशन देखिए, ये आपकी लोकेशन क्या है, ये पूरी की पूरी हड्डी कौन सी है, इसे मेटाकार्पल बोन कहते हैं। दिस इज मेटाकार्पल बोन। और ये तीनों जो है डिजिटल बोन है। नाखून के नीचे ये डिस्टल डिजिटल है, और ये मिडिल वाली है, और इसको और नीचे वाली ये प्रॉक्सिमल डिजिटल बोन है। और ये इसके बाद ये कार्पल मेटाकार्पल बोन है। इसका स्लोपी पार्ट में, जहां पर कि ये देखिए, मैं सब आपको इन एरिया के पॉइंट बता रहा हूँ, यांग के नहीं है, बैक नहीं है, ये इन एरिया में। इसको लोकेट अगर आपने पॉइंटर से, ये पॉइंटर है मेरे पास, आप देख रहे हैं इसका, ये पूरा का पूरा इसके नीचे गए और यहाँ पर दबाने पे, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए, आज की दशा में ओबेसिटी का मतलब, हार्ट की ओबेसिटी का मतलब है कि ट्रिपल लेयर की थिकनेस। पिछली बार मैंने आपको एक हाइपरट्रॉफीड हार्ट दिखाया था, तो हाइपरट्रॉफीड हार्ट का मतलब है ट्रिपल लेयर की थिकनेस बढ़ी हुई है, ल्यूमेन घटा हुआ है हार्ट की इंफॉर्मिटी के कारण। बड़ा इलाज बहुत आसान तरीके से, दोनों तरफ पेरिकार्डियम का, उधर लेफ्ट राइट हमने बताया था कि एक तरफ पल्मोनरी वॉल है H9 में, और एक तरफ है एओर्टिक। अभी हम आपको H8D दोनों तरफ CMP पॉइंट है, वो हार्ट की कंडीशन को बताते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मैं स्वयं महसूस कर रहा हूं कि मेरे बोलने में और इसके यहाँ पर पेन से, इसका ट्रीटमेंट करने से इंस्टेंट फायदा हो रहा और अच्छा लगेगा। मैं आपको ये सिर्फ एक लुभावनी और बातें ऐसे नहीं बता रहा हूँ, इन पॉइंट को आप देख के करेंगे। पेरिकार्डियम भी, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल के हाइपरट्रॉफी ये 75% लोगों को मिलता है। क्योंकि जिनको बीपी है, लोग सोचते हैं कि बीपी की दवा तो खा ही रहे हैं, फिर कुछ नहीं, लेकिन धीरे धीरे हाइपरट्रॉफी बढ़ती जा रही, आपकी दवाई की मात्रा बढ़ती जा रही, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही, उसकी पोटेंसी, पहले अगर आप 10 mg की खा रहे हैं तो 20 की हो जा रही, 20 का है तो 40 के है। कुछ का प्रोफाइल जो है 10, 20, 30 का चलता है, अलग अलग मेडिसिन का। कहने का मतलब आपके नंबर ऑफ मेडिसिन बढ़ती चली जाती है, उनकी पोटेंसी बढ़ती चली जाती है, और आप सोचते हैं कि हम तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये एक्यूप्रेशर के माध्यम से करेंगे तो उल्टी बात, हार्ट ठीक होगा और दवाई की मात्रा कम होती चली जाएगी। और साथ ही साथ रिंग, आप इसको CMP पॉइंट के लिए आप पूरे जो है H9, H8E और इन सब के लिए H8D पर आप नहीं पहुंच सकते इस रिंग से। इसलिए मैं जोर दे के कह रहा हूं, एक्यूप्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं तो कहूंगा कि मैग्नेट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंस्टेंट आप करने के लिए आपको जो है इंस्टेंट आपको, और इसी तरीके से आपको फेंटिंग है, सिनकोपी की स्थिति है, तो H9 पे अक्सर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर दवाई अगर हार्ट से कनेक्टेड होगा तो H9 को दोनों तरफ, यानी उसमें अंदर की तरफ ज्यादा आपको दबा के देखना पड़ेगा, ट्विस्ट करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए H8E देखिए क्या है, जो कि H8E देखिए दोनों तरफ इसमें दिया है कार्डियक प्लेक्सस। कार्डियक प्लेक्सस का मतलब है जो हार्ट की न्यूरो सप्लाई देता है, और अनेक ब्रांचेस का, नर्व फाइबर के ब्रांचेस का वहां पर एक पूरा का पूरा समवाय है, प्लेक्सस बनाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका न्यूरो हार्ट का पॉइंट। अगर हार्ट को आपको ऊर्जावान रखना है,
तो सबसे पहले उसका इलेक्ट्रिकल चार्ज, क्योंकि हमारी सारा का सारा सिस्टम बायो इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित है। फिजिकल रूप से हमारे घरों का भी जो है इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, वही मैकेनिज्म हमारे शरीर में और इसके लिए H8E दोनों तरफ के कार्डिक प्लेक्सस के पॉइंट, यानी अगर हम हाथ के बोथ स्मॉल फिंगर के वात जॉइंट पे मेथी का एप्लीकेशन करते हैं तो जानते हैं क्या होगा। स्पाइन का एक पार्ट है जहां से इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है हार्ट में सीधे कनेक्टिविटी और पल्स रेट को ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया के लिए। आप जानते हैं ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया आपके ऐसे सिम्टम्स हैं, अगर 100 से ऊपर पल्स जा रही है तो दैट इज नोन एज द कंडीशन ऑफ द टैकीकार्डिया। और अगर 60 और 50 से नीचे जा रही है, दैट इज द केस ऑफ द 60 से नीचे जाने का मतलब है केस ऑफ ब्रेडिकार्डिया और 50 से जाने का मतलब है इट इज ए केस ऑफ द पेसमेकर। आपका पेसमेकर काम नहीं करता। तो मित्रों, बहुत एसएफ के वात जॉइंट पे न केवल सर्वाइकल नर्व टोन अप होती है, स्टिमुलेट होती है, बल्कि हार्ट की कंडीशंस भी इंप्रूव करती है। एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पॉइंट फॉर द न्यूरो हार्ट। H8E, this is the cardiac plexus point, and this controls not only the vertigo और आपकी जो है नर्व की प्रॉब्लम्स को रोकता है, सर्वाइकल की आर्म पेन को। अक्सर आप सर्वाइकल के देखिए दोनों चीजें हैं, सर्वाइकल हुआ तो हार्ट की कंडीशंस जैसी आपके सिम्टम्स आने लगते हैं। वो क्या सिम्टम्स आने लगते हैं कि एज इफ रेडिएट करता है लेफ्ट आर्म में या राइट आर्म। लेफ्ट में होता है तो सामान्य धारणा ये है कि अरे भाई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, देखिए लेफ्ट बाजू में दर्द आ रहा है, रेडिएट कर रहा है। तो ये भी हो सकता है सर्वाइकल के कारण, और बहुत दिनों तक सर्वाइकल के कारण हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है और हार्ट के कारण सर्वाइकल जैसी कंडीशंस सिम्टम्स आ सकते हैं, वैसे वर्षा। तो मित्रों, अगर आप एक मेथी का दाना स्टार मैग्नेट या पूरी उसमें जॉइंट में मेथी करके दबाते हैं, लेकिन अगर आप सिंगल पॉइंट स्टार मैग्नेट या मेथी लगाते हैं तो ज्यादा आपको ब्रीफ एंड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट सामने आएगा कि वाकई में ये सर्वाइकल नहीं बल्कि कार्डिक प्लेक्सस अफेक्टेड है और न्यूरो हार्ट का। अगर आप अगर मुगालते में है या आप एक सामान्य ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो भी उसमें कोई बुराई नहीं। जितने भी नए स्टूडेंट्स होते हैं हम बोलते हैं कि भाई सर्वाइकल और हार्ट सभी चीज के लिए, आर्म पेन के लिए बोथ एसएफ के वात जॉइंट में मेथी कर लीजिए। और हमारे 90% प्रोटोकॉल में तो आपने देखा ही होगा कि किसी भी उसमें बोथ एसएफ वात जॉइंट एंड रिंग फिंगर कप जॉइंट में। तो ये बातें आप इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दिस इज द पॉइंट ऑफ द न्यूरो हार्ट कार्डिक प्लेक्सस। 8D बताया मैंने, सीएमपी है। और H9 आप देखिए, ये सब पीडीएफ दिख रहा है ना? हेलो, जी जी हाँ, दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। आपने देखा होगा कि H9 राइट साइड में जो है वो पल्मोनरी वाल्व का है और H9 लेफ्ट एओर्टिक वाल्व का है। अब आइए आपको एक और महत्वपूर्ण पॉइंट से हम आपका मुलाकात करवाएं, वो है H8 लेफ्ट और राइट। और ये भी आपके जो है पामर एरिया में आप देख रहे हैं कि 2 ग्रीन कलर मैंने लगा रखे हैं, चैप्टर 3 और 4। अब आप इसको जब नीचे यहां से आएंगे, आप देख रहे होंगे स्मॉल फिंगर के नीचे आएंगे, इस हड्डी से नीचे आएंगे। अब मैं उसको आपको फिर पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। H8 की लोकेशन बहुत मुश्किल भी है और आसान भी है, और ट्रीटमेंट इतना आसान हो जाएगा। आपने मिट्रल वाल्व की स्टेनोसिस सुनी होगी, रिगर्जिटेशन सुना होगा, और ट्राइकास्पिड का। इसका मतलब क्या है कि दोनों वेंट्रिकल्स का, यानी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के जो कस्प है वो बाइकस्पिड है, राइट साइड का ट्राइकस्पिड है,
ट्राइकैस्पिड वाल्व अगर खराब होता है तो आपको राइट हार्ट में प्रॉब्लम नजर आने लगती है और सर्कुलेशन इम्पेयर्ड हो जाता है, और उसके लिए जिम्मेदार होता है ट्राइकैस्पिड वाल्व जो कि राइट साइड में। अब ये लेफ्ट साइड में है, बाइकैस्पिड है, जो कि अक्सर मिट्रल वाल्व की रिगर्जिटेशन के कारण साइनोसिस होती है, और एक दो प्रकार का, कि एक जन्म के पहले ही इसकी एजेनेसिस और प्रॉपर डिफेक्ट होता है, प्रॉपर काम नहीं कर पाता। तो इसको ट्रेस करने के लिए जब आप मेटाकार्पल बोन के स्लोपी पार्ट पर पहुंचेंगे तो वहां पर आपको यदि दर्द बहुत भयानक मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका वाल्व खराब हो गया। अरे भाई, बीपी है, आपको जो है हमेशा दवा खानी पड़ रही है, बढ़ती जा रही है डोज, तो और आपको तकलीफ भी। दूसरी बात क्या है, हार्ट इज द एम्परर ऑफ द इमोशंस, और इमोशंस के लिए आपको ये जरूरी है कि हार्ट के इन पॉइंट्स को ट्रीटमेंट दें, और इंस्टेंट आपको, जैसे अभी लग रहा था कि कुछ बंद बंद सा है, दिमाग खुला सा नहीं है, ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, और डिप्रेशन सा लग रहा है, जैसे गैस भर गई हो, नमनेस आ गई हो, और इंस्टेंट आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अभी हम इसको हमें डिटेल से, और क्योंकि समय हो गया, नेक्स्ट टाइम आगे भी हम बहुत सी बातें आपको बताना चाहेंगे S7 और S6 के बारे में, और पूरा का पूरा कि और कुछ एनर्जी पैटर्न्स का भी जानना बहुत जरूरी है। इस पे दो तीन बातें आप अवश्य सोच के रखिएगा कि क्यों चाइनीज सिस्टम ने जो है लेफ्ट और राइट साइड में हार्ट की या सभी ऑर्गन की मेरिडियन दी है। आप इसको देखने की कोशिश कीजिएगा, और डॉक्टर वॉल को भी ये बहुत अजीब सा लगा होगा कि एनाटॉमिकली हार्ट तो सेंट्रल पोजीशन में है, जिसका अधिकांश भाग लेफ्ट में होता है, और राइट में इस प्रकार से कि हार्ट की मेरिडियन एक्सिला में खत्म हो जाए, और कह दें कि हार्ट का ट्रीटमेंट इससे होगा। उन्होंने मशीन के माध्यम से ई की कोरिलेट करके एओर्टिक वॉल से लेके पल्मोनरी वॉल से लेके मेट्रल और ट्राइकैस्पिड और ई की एक चीज का, लेकिन आधा अधूरा रहे। सिंगल पॉइंट से उन्होंने बताया, और उसके बाद पूरा का पूरा किस तरीके से उसको समवाय के कलेक्टिव और होलिस्टिक ट्रीटमेंट फिर भी अधूरा रह गया। लेकिन मित्रों, अगर इस मेरिडियन के अगर हार्ट की गंभीर से गंभीर बीमारी है तो H6, 7, 8, H8A, HD और H8, H9, अरे भाई, दुनिया भर में भटकने से, दवा खाने से तो बेहतर है आप अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं। आयुर्वेदिक एंगल से दूसरे तरीके से होगा, और बेहतर तरीके से है, क्योंकि कॉम्बिनेशन मैंने बताया कि अगर बहुत ऐसे हार्ट के एंगल से राइट साइड में लंग्स है तो लेफ्ट में हार्ट है, और दोनों की कनेक्टिविटी, दोनों के बिना पूरा का पूरा चेस्ट रीजन नरिशमेंट नहीं होता। आप देखेंगे लॉजिकली और एनाटॉमिकली निश्चित रूप से ये बेटर है और बेटर रिजल्ट देगा, लेकिन चाइनीज सिस्टम भी कमजोर नहीं है, और डॉक्टर वॉल ने जो दिया है बहुत बड़ा है। आज मैं यहीं पे समाप्त करके आपको इंटरेक्शन के लिए आमंत्रित करता हूँ। ये चर्चा निरंतर चलेगी, और मुझे उम्मीद है कि इससे लाभान्वित, आपका फीडबैक भी बहुत जरूरी है कि आपको ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं, और आप इसको उपचार ले रहे हैं कि नहीं। अर्ली डायग्नोसिस के लिए इम्पोर्टेंट है, और अपनी बचत के लिए छोटे मोटे उपचार से बहुत बड़ी बचत हो सकती है, प्रोटेक्शन भी है जो, और आपका ट्रीटमेंट भी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जब जिंदगी भर दवा खानी है तो उससे कम समय में आप ठीक भी रह सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि जिंदगी भर आपको पॉइंट दबाने पड़े और जिंदगी भर, लेकिन ये भी हो सकता है कि 2 दिन में एक बार करना पड़े, कुछ दिन रोज करना पड़े, फिर वीकली करना पड़े, और ये ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। और जो हम लोगों ने देखा है, स्वयं किया है, वो हम जरूर आपके सामने रखेंगे और बताएंगे, हर एंगल से आपको बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। पुनः एक बार मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना पूरा बेसकीमती समय सबने मिलकर दिया है, और मुझे उम्मीद है
कि अन्य जो भी आपके साथ के लोग हैं जिनको सूचना नहीं है, उनको भी इसमें कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें अपने ऑर्गन के बारे में जानकारी अभी तक नहीं थी, तो क्या आगे भी नहीं होनी चाहिए अपने अपने परिवार के लिए, सबके लिए, और अपने वेलबींग के लिए। और हम अपने को बॉडी को तहस नहस करने के लिए अनेक प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग करें। इससे अच्छा है कि नेचुरल केमिकल्स, नेचुरल मेडिसिन और स्वयं और सेल्फ का उपचार करके हम बहुत बड़ा। लेकिन इसका मतलब ये मैंने नहीं कहा कि दवा ना खाएं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोलैप्स हो रहे हैं और सर्जरी की कंडीशन हो, आप बहुत कुछ नहीं जानते हैं तो हॉस्पिटल ना जाए, लेकिन जाने की ना नौबत आए, ये आपके हाथ। और आपके ये कंडीशंस इंप्रूव हो, ये भी निश्चित आपके हाथ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इंट्रोडक्शन के लिए आपको बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के इस अद्भुत क्लास के लिए, जो हार्ट डिजीज पर और हार्ट से हृदय से संबंधित टॉपिक पे था, जो पिछली सीरीज से ये चला आ रहा है, और ये अद्भुत है सबके लिए। थोड़ा नेटवर्क इशू था तो, लेकिन फिर भी काफी कुछ कवर हुआ है। और अभी इंटरेक्शन सेशन प्रारंभ करते हैं। कमलावती जी अनम्यूट कर लीजिएगा ऑडियो वीडियो। हाँ कमलावती जी सवाल पूछिए। हाँ अभी अनम्यूट कर लीजिए। गायत्री जैन जी, गायत्री जैन। हाँ जी सर नमस्ते। हाँ नमस्कार। प्रणाम सर। हाँ नमस्कार। सर मैं अपना फीडबैक देना चाहती हूँ कि मैंने जब से आपसे ट्रीटमेंट लिया था, मेरी बैक में पेन था, चेस्ट में पेन था, तो उसके बाद मैंने दवाई लेना बिल्कुल बंद कर दिया है सर। और इसी चीज से मेरे को बहुत आराम मिला है पॉइंट लगाने से। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। और सर अभी मेरे को 4-5-8 दिन से क्या थोड़ा सीढ़ी करना हो रहा है, तो बैक में बहुत ज्यादा वापस पेन हुआ है मेरे को। पिछले 3 महीने से मेरे को पेन बिल्कुल नहीं था। हेलो। हाँ सर, पहले 3 महीने से मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं था, मैंने कोई टेबलेट नहीं ली अभी। लेकिन अभी क्या ऊपर नीचे चढ़ना उतरना बहुत पड़ रहा है मेरे को, तो बैक में बहुत पेन हो गया। अब ऐसा है कि आपने कौन कौन से पॉइंट लिए हैं यहाँ पे, इसका डिस्कस करना कठिन है। आप अपना हेल्प एंड हेल्थ में भेज दीजिए, और किसी दिन 1-2 दिन बाद जो है इसको कनेक्ट होके अपना ट्रीटमेंट ले लीजिए। जी जो ट्रीटमेंट दिया है, अगर मान लीजिए उससे आराम नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से कुछ और देना पड़ेगा। मिला मेरे को बहुत हाँ? आराम, मैं लगा भी रही हूँ। पर अभी बीच में क्या मेरी मदर इन लॉ हॉस्पिटलाइज्ड हुई तो टाइम नहीं मिला, और अभी वो सीरियस चल रही है थोड़ी, अच्छा। तो चलना फिरना ज्यादा हो रहा है, तो इस वजह से पेन हुआ है अभी। नहीं तो पेन हुआ है तो हम तो यही कहेंगे, इसमें आप अपने पॉइंट खास तौर से मेगा मेरिडियन में, बहुत रिस्क मेगा मेरिडियन में लगा के रखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको तो मैंने मेंटेन कर। में ही लगा के रखा था सर, 2 दिन से लगा रही हूँ, उससे थोड़ा हाँ आराम। हाँ, तो बस उस पे करिए, और थोड़ा सा जैसे अपना रोलर लेके और करेला लेके चलते रहिए, अपना बात भी करते रहिए और दबाते रहिए उससे। और आपकी जो है खास तौर से AR1 अपने कलाई से लेके पीछे बैक में चलाते रहिए, उससे काफी अच्छा रहेगा। ये AR1 है, इसको यूं बैक में यूं चलाते रहिए, इंस्टेंट आपको आराम मिलेगा। थैंक यू। और बार बार पॉइंट को बदलवाने से, और क्योंकि सारा स्ट्रेस मैंने बताया कि कनेक्टिविटी स्ट्रेस भी आता है, तो वो स्पाइन के थ्रू, और डिजेनरेशन तो फिर एक दिक्कत तलब बड़ी बात हो जाती है। और जितनी भी थकान और फ्रेशनेस जो है, क्योंकि कनेक्टिविटी
जी हमने बताया कि इम्पल्स जहां नहीं कम जाएगी, वोल्टेज कम जाएगा तो रोशनी कम हो जाएगी, वैसे ही है आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। हार्ट में गया कम तो हार्ट की एनर्जी कम हो जाएगी, और इसी तरीके से जिस भी ऑर्गन में होगा तो उसको आप एक्टिवेट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए, चार्जिंग के लिए ये नेचुरल मेडिसिन के रूप में इम्पोर्टेंट। थैंक यू सर। हाँ बताएं। थैंक यू। पवन कुमार जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ पूछिए पवन कुमार जी। हाँ अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ बोलिए पवन जी, आवाज आ रही है। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर मेरे एक भाई हैं, उनके ना लेफ्ट ईयर में ना सुनाई नहीं दे रहा, तो डॉक्टर से चेक कराया, उन्होंने कहा जो 2 हड्डियां अंदर ना चिपकी हुई है उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें स्टीशियन ट्यूब होती है, हाँ जी। और वो स्टीशियन ट्यूब जो होती है वो कनेक्ट करती है पूरे, उसको कंट्रोल करती है हियरिंग को। अच्छा सर। तो राइट, अगर राइट साइड में है तो राइट एमएफ, नहीं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में तो है। लेफ्ट मिडिल फिंगर के 9th हाँ, वर्टिकल में 4-5 से 3-6 टोन, नाइन्थ वर्टिकल में। 9th वर्टिकल में 4-5 से 3-6 टोन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इससे वहां का सर्कुलेशन, आज हमने आपको बताया ना हाँ जी। कि हर जगह सप्लाई, 3 बातें बहुत जरूरी है। अच्छा सर। न्यूरो कनेक्टिविटी, हार्ट को भी चाहिए, हाँ जी ब्लड सर। की सप्लाई हार्ट सबको देता है लेकिन खुद को भी चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पर जो नर्व, जो ब्रेन की और खास तौर से कान के ईयर ड्रम को सप्लाई है, वो अच्छा 9th वर्टिकल स्टीशियन ट्यूब को डायरेक्टली। ठीक है। स्टीशियन ट्यूब ये आपको धन्वंतरी में मिलेगा, और फिंगर नंबर 8 का ट्रीटमेंट, 7 का, 7 and 8 का, ब्रेन की जो फिंगर है हाँ जी सर। उसमें आपको मिलेगा, और ये 9th वर्टिकल में 3-6 टोन 4-5 से। ठीक है सर, 1 थैंक महीने यू के सर। बाद कुछ परसेंटेज रिलीफ मिलेगा, ना मिले तो फिर बताइए। ओके, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ सतवंत सिंह जी अनम्यूट कर लीजिएगा। सर सतवंत सिंह। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, विजिबल नहीं है आप। अच्छा, मुझे एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन ही लेनी थी। हाँ बताएं। आपने 30 जून को एक ट्रीटमेंट दिया था बोथ स्मॉल फिंगर 0-1-2 स्पाइरल पे, 3-6 जी टोन 4-5 सीडेड, 0 टोन 9 सीडेड, जी जी और आज आपने बोला कि हार्ट के लिए बोथ स्मॉल फिंगर के जॉइंट के ऊपर भी ये 3-6 टोन 4-5 सीडेड 0 टोन 9 सीडेड दे दे। सर, आपने हाँ, ये नहीं देखा कि उसके साथ कितने जोड़ तोड़ भी तो लगाने पड़े, और जबकि उसके साथ कुछ नहीं था। नहीं वो तो ठीक है। तो नहीं नहीं, देखिए इसमें, ऐसा है, एक हाँ जी सर, नहीं नहीं, एक 100 mg का टेबलेट हो और एक 10 का। नहीं तो मेरा ये पूछना था कि ये कौन सा ट्रीटमेंट ज्यादा बेटर? ये 0-1-2 वाला जो है ओके, इस पर। ठीक है, देखिए ओके, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने यही बात बताई है हाँ सर जी, की, 10 mg का और 100 mg का। यस, तो वो 100 तो mg सही है। वाले को 10 mg दे देंगे और 10 mg वाले को 100 दे देंगे, तो उचित नहीं होगा। नहीं, नहीं, वो तो ठीक है सर, आप हाँ, सही। और मैं आपको और बता दूं, ये हाँ जी, बोथ स्मॉल फिंगर के कप जॉइंट का सर्दियों में, हाँ जी, जिसमें मतलब एक तरीके से फ्रीजिंग कंडीशन चारों तरफ होती, तो हार्ट की भी ये कंडीशन आती है, उसमें ब्लड की जो है सांद्रता अपने आप टेम्परेचर के कारण बढ़ जाती है। यस, वो तो होता अब है, हाँ जी। तो इसलिए वो बोथ ऐसा कप जॉइंट बहुत, मुझे तो हर एंगल से आपको बताना है। नहीं नहीं, वो तो और थैंक यू आपको ये भी कह सकते हैं कि एओर्टिक सर। वॉल्व का, और आज सिंगल पॉइंट आप बता रहे हैं, जोर दे के बता रहे हैं, एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी का। अरे भाई, दोनों ओपनिंग है, एक इम्प्योर ब्लड की, एक प्योर ब्लड की, और दोनों एक सर्कुलेशन के लिए तैयारी करता है, डीऑक्सीजनेशन के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए, और दूसरा जो है तैयार करके भेजने का है। लेकिन ये सिंगल पॉइंट ऐसा नहीं है कि 10 प्रोटोकॉल और आपके स्पाइरल और कप जॉइंट के इन सब के लिए, लेकिन दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोज आपको ठीक, पॉइंट पे प्रेशर, ठीक है सर, थैंक यू सर। आपकी बड़ी पिन पॉइंटेड क्वेरी है और ये अच्छी है।
क्योंकि देखिए हम अनेक एंगल से इस पे करेंगे। और आपने देखा होगा कोविड के समय में, मैं आज हाँ फिर जी, ये बात दोहरा, कोएगुलेशन के भी आपने पॉइंट दिए थे। हाँ हाँ, जी, इसके साथ कारण क्या है कि आज मैंने जो बताया कि कनेक्टिविटी, जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है हार्ट की और लंग्स की, हम्म, इसको आयुर्वेद में राइट एसएफ को पूरा लंग्स का माना गया और उसका लेफ्ट, क्योंकि आयुर्वेद बिल्कुल अल्टीमेट इसलिए है कि दोनों तरफ इस दोनों तरफ की अलग अलग, दो किडनी की और दो चारों तरफ जहां दो नहीं है उनकी भी मेरिडियन अलग अलग हो और वहां तक एक्सेस ना हो। आप किडनी की मेरिडियन क्या किडनी के एनाटॉमी पे जाती है क्या? नहीं जाती, लेकिन ट्रीटमेंट बड़ा पावरफुल है। तो इसलिए हर एंगल से हमें बताने का हमें प्रयास करना चाहिए इस एंगल से। अभी इसमें तो बहुत सी बातें रह गई हैं कि इस 012 स्पाइरल, क्योंकि अभी हम लोग कॉन्फ्रेंस में एक नई ट्राइपॉडिक वो बताने की कोशिश करेंगे। हर इलाज जो है 012 पे होगा और हमें 1 पूरा तलाशना होगा, कहाँ होगा, 0 कहाँ होगा और 2 कहाँ होगा, और तुरंत आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इसको कर सकते, मिनिमाइज हो जाएंगे और पोटेंशियल बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। मनोहर राजपूत जी। हेलो, नमस्ते सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरे हेयर फॉल बहुत हो रहे हैं और मेरे को जोड़ों में बहुत दर्द है, तो उसके लिए क्या किडनी का ट्रीटमेंट करें, कैसे करें सर? नहीं, आपने किडनी का ट्रीटमेंट, बात तो ठीक ही है, क्या करके देखा है आपने? नहीं, अभी किया नहीं है सर। देखिए, इसको आप थोड़ा सा ये जान लें, ये हेयर क्या है मालूम है कौन है? अ, इसको आइडेंटिफाई कीजिए, ये कहाँ से आया और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। आप किस सेमेस्टर में हैं? हाँ, सेमेस्टर 1 में सर। सेमेस्टर 1 में। तो खैर अभी इट इज टू अर्ली टू से। किडनी का इलाज कर सकती हैं और करना भी चाहिए, और बोन का ये सब टिश्यू है, हाँ सर। उपधातु है, और ये इसका नरिशमेंट जो है बोन और बोन मैरो से, छोटी मोटी चीज नहीं है बाल। अब इसे हम बताने लगेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग है, तो लेकिन आप बाल बहुत टूट रहे हैं तो कई हाँ एंगल सर। से आप इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक तो आपको ये देखना पड़ेगा कि विटामिन की कमी तो नहीं, B12 और D3 की कमी तो नहीं, ऐसा आपने जांच कराया क्या? नहीं सर, नहीं कराया। दूसरी बात, आपके पीरियड्स का, आपकी एज क्या है? मेरी 40। 40। आपकी पीरियड्स की क्या पोजीशन है? डिसऑर्डर तो नहीं? हाँ, डिसऑर्डर है। कितने दिन से है? करीबन 6 महीने से हो रहे हैं सर। नहीं, कितने दिन होते हैं? कभी 2 दिन होते हैं, तीसरे दिन पे स्पॉट होता है सर। अच्छा, और हीमोग्लोबिन की क्या पोजीशन है? वो चेक नहीं करवाया है सर। अच्छा, कमर में दर्द होता है? हाँ, बहुत बहुत ज्यादा। और थायराइड की प्रॉब्लम है? थायराइड पहले जब भी करवाया था तभी बॉर्डर पे था सर। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इतनी बातें क्यों पूछी, हाँ क्योंकि जी, हाँ बाल जी। का टूटना ये बहुत आपको साधारण इवेंट नहीं है, इसके पीछे बहुत राज अंदर के भरे हुए हैं। और हम लोग कहते हैं कि बाल टूट रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, हाँ जी। और आपके तो 40 के एज में हो रहे हैं, यहाँ 15-20 साल के जितने भी युवतियां हैं उनको हो रहे हैं। मल्टीपल अच्छा। कॉज, मल्टीपल कॉज। तो ट्रीटमेंट आप जो है हाँ। पीरियड के डिसऑर्डर का करेंगे तो इसमें ये भी इम्प्रूव होगा और कई चीजें और इम्प्रूव हो सकती है। तो मोटा मोटा जो है बाकी सारी चीजों का ट्रीटमेंट, इसमें आप अपनी रिपोर्ट के साथ अगर बेहतर होगा, हेल्प एंड हेल्थ ये इसलिए आपको है एजुकेशन प्रोग्राम। फर्स्ट सेमेस्टर वालों को हम चार्ट देते हैं कि उसको देख के लगा सकें,
और बाकी आप पॉइंट लगाना सीखें, अपनी और सर रिपोर्ट भरना सीखें, सारे सिम्टम्स बताएं ताकि सर आपको पता चले। जी बोलिए। सर और भी कई सारे इश्यू है हाँ तो उसमें वही, तो मुझे पीसीओडी भी है। वो तो बस आप सामने आ गया, आपको पीसीओडी है, इसका मतलब सारा का सारा जो है ओवरी और यूट्रस से संबंधित है। हाँ जी सर। और आपको हर एक क्लासेस में हमने बताने की कोशिश की है कि यूट्राइन डिसफंक्शन आदमी को कितना, मतलब आदमी का मतलब है कितना बड़ा इफेक्ट होता है, ये महत्वपूर्ण चीज। आप अपनी सारी बातें रिपोर्ट देके, अल्ट्रासाउंड वगैरह और सारी ब्लड की रिपोर्ट देके आप हाँ भेज सर। के इत्मीनान से ट्रीटमेंट लीजिए और लंबे समय तक करिए, और फिर इसका उपचार सारी कमर से दर्द से लेके और बाद में आर्थराइटिस और इन सब से, हार्मोनल डिसफंक्शन, सभी चीज से बचेंगे, ऐसा मुझे लगता सर तो मैं सारी रिपोर्ट करवा के मैं आपको भेजूं? है। जी सारी रिपोर्ट करवा के मैं आपके साथ बात करूं सर? हाँ हाँ, राजेश वर्मा जी से बात कर लीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे, या अभय से बात कीजिए। हाँ हाँ नेक्स्ट। जी सर, थैंक यू सर। हाँ उदय कुमार वर्मा जी सवाल पूछिएगा। उदय वर्मा जी। अभी नमस्कार। 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 हाँ नमस्कार। अभी अब क्लास में सर आपने बताया था कॉन्स्टिपेशन के बाद कुछ आप पॉइंट बता रहे थे, राइट रिंग फिंगर, 9th स्पाइरल, 3-4 टोन और 5-6 सीडेट। उसके बाद कुछ एक और पॉइंट बताया था, वो सुनाई नहीं पड़ा, आवाज इंटरप्ट हो गई। हाँ वो लेफ्ट रिंग फिंगर का 0 स्पाइरल पे सेम ट्रीटमेंट। लेफ्ट रिंग फिंगर। हाँ ये एंटी कोगुलेशन पॉइंट है, ये ब्लड में ब्लड थिनर जैसे हम कहते हैं। ओके, मतलब मुझे खुद कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन है काफी दिनों से, क्योंकि वो टूरिंग जॉब था, खाना पीना बराबर अनियमित था, कभी लंच मिस किया, कभी देखिए डिनर मिस किया। कॉन्स्टिपेशन जो है वो सभी बीमारियों के जनक है, और उसके लिए थोड़ा सा सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। आपकी नाभि ठीक है कि नहीं, अलाइनमेंट ठीक है कि नहीं, नाभि को आप राइट थंब में वाच जॉइंट में या टो नंबर 0 में वाच जॉइंट में 25 सीडेट 17 टोन, और 2-5 इसके लिए सीडेट। हाँ 25 सीडेट 17 टोन, राइट एसएफ 5th स्पाइरल 3-7-8 टोन 4-5 सीडेट। हेलो बोले तो है। हेलो। थैंक यू। हाँ विनीता शर्मा जी, आप सवाल पूछिएगा। विनीता शर्मा। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर मैं बताना चाह रही थी कि कुछ टाइम से सर बीपी रहने लगा था, तो पहले तो कम चल रहा था, लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से वो एकदम इरेगुलर हो गया और बढ़ गया काफी सर। तो टैबलेट मॉर्निंग में भी लेनी पड़ी, इवनिंग में भी लेनी पड़ी सर, और 10 mg की लेनी पड़ी, और कई बार तो सर 20 mg भी लेनी पड़ी। क्या तो सर चीज? उसके लिए कोई ट्रीटमेंट? ब्लड प्रेशर सर। ब्लड प्रेशर जी सर, हाई रहने लग गया सर। कितना कितना रहता है? सर कई बार तो 160/1 105 भी हो गया सर, और 90s में तो रहते ही है सर डायस्टोलिक। अच्छा, ये आपने कोई ईसीजी वगैरह कराया है क्या? जी सर नॉर्मल है वो सब, इको भी ब्लड नॉर्मल है सर, ईसीजी भी नॉर्मल है, और और सर उसको आप, मॉर्निंग में हेडेक भी बहुत रहता है सर मॉर्निंग में। अच्छा ठीक। अच्छा दूसरा आप हमें ये बताइए, कोलेस्ट्रॉल तो जी नहीं सर। बढ़ा हुआ है? नहीं सर, तो ठीक है। पल्स रेट कितनी रहती है आपकी? पल्स रेट सर 80-85 कभी 90 भी हो जाती है। आपको गैस और 80 to 90 के। आपके गर्दन में दर्द तो नहीं रहता और कमर में दर्द? नहीं सर, पर गैस प्रॉब्लम रहती है सर, एसिडिटी भी रहती है सर। अच्छा अच्छा ठीक। तो इसमें आप जो है नोट जी करिए, सर। बोथ स्मॉल फिंगर वाच जॉइंट, जी सर। और रिंग फिंगर कप जॉइंट में 2-4-5 सीडेट 3-7 टोन, सर प्लीज रिपीट करेंगे सर। कब बोथ ज्वाइन? एसएफ वाच जॉइंट और रिंग फिंगर कप जॉइंट में
चारों जगह 245 सीडेड, 37 टोन, 0 टोन 9 सीडेड। और लेफ्ट थंब में चक्र 7 डैश सीडेड, 6 डैश सीडेड और 5 डैश टोन। जी सर। ये ट्रीटमेंट दीजिए। ठीक है सर। ओके सर, और थैंक यू। गैस्ट्रिक नहीं, गैस्ट्रिक के लिए लेफ्ट पाम में जी चक्र 2-3 सीडेड, सॉरी, लेफ्ट पाम में चक्र 2-3 सीडेड, 1-4 टोन बाई चक्र मैग्नेट। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, नेक्स्ट। हेमंत कुमार जैन जी सवाल पूछिएगा। नमस्कार सर। सर मैं नमस्कार। सागर से बोल रहा हूँ। मेरे को 3.5 साल से क्वाड्रिप्लेजिया है, चारों हाथ में पैरालिसिस है। मेरी पल्स जो है वो 60 के आसपास रहती है, और ब्लड प्रेशर भी 100 और 130, 40, 30, 40, 30 रहता है। और मैं अब क्योंकि ट्रीटमेंट लिया है आपसे मैंने मार्च में, पर उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास कोई थेरेपिस्ट नहीं है, और मैं डेली सुनता हूँ आपका एक कार्यक्रम। तो अभी 8 दिन शुभ नाम से सर, क्या शुभ नाम है आपका? हेमंत कुमार जैन। ऐसा है, आपको हेल्प एंड हेल्प में आ जाइए, चार्ट भेज देंगे आपको, थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद पॉइंट लगा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे ब्रेन वर्क का आप सारा जो है एमआरआई भेज दीजिए राजेश्वर पर। मैंने सर 100 लोगों के लिए आपकी लिंक भेजी है, कम से कम अपने परिचित वालों के लिए। मैं बहुत प्रयास अच्छा। कर रहा हूँ कि मैं उनका आधा पैसा मैं दूंगा, वो थेरेपिस्ट बन जाए, ट्रीटमेंट करें और डॉक्टर बन जाए। जी देखिए डॉक्टर तो मैं खुद ही नहीं हूँ, और ना हमें बनना चाहिए और ना प्रयास करना चाहिए। नहीं, आपके यहाँ सेमेस्टर में हम एडमिशन देने के लिए कई लोगों को बुलाएं। हाँ आधा वो पैसा। ठीक, वो ये बात मैं मान सकता हूँ। जी जी, नेक्स्ट। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दी प्रमोशन। प्रशांत शर्मा जी अनम्यूट कर लीजिएगा। प्रशांत शर्मा। रविंदर देवासर, मधुर खन्ना, आप लोग हैंड रेज किए हैं। हाँ रविंदर जी पूछिए। सर एक ना 14 साल का लड़का है, मेरे पड़ोस में ही रहता है। नमस्कार सर। नमस्कार। ये ना 14 साल का लड़का है उनका, वो हमारा मतलब नेबर ही है, उसको ना फोटोफोबिया है। मैं कौन, मधुर खन्ना जी बोल रही है? कौन मधुर खन्ना जी बोल रही है? नहीं नहीं जी, मैं चेतना बोल रही जी हाँ वीडियो ओपन कर लीजिएगा रविंदर जी। हाँ वीडियो ओपन करके सवाल पूछिएगा। नमस्कार सर। जी सर मेरा ना नेबर है, उनका लड़का है 14 साल का, उसको फोटोफोबिया है। डॉक्टर ने डिस्क्राइब फोटोफोबिया किया, उसको कम से कम 5-6 साल से है ये प्रॉब्लम। तो वो आई ड्रॉप्स डालता आंखों में, सुबह आंखें बीच में ठीक थी, अब फिर 2 दिन से हो रहा आंखें नहीं खुल रही, सिर्फ खुलती हैं तो फिर धीरे धीरे खुलती हैं, फिर उसमें खारिश होती है, पानी निकलता है। कोई जांच वगैरह हुई है? हाँ सर, वो डॉक्टर ने चेक करवाया सारा, उसने डिस्क्राइब किया फोटोफोबिया है। नहीं, कोई रिपोर्ट आई का जो है, और ब्रेन का एमआरआई वगैरह कुछ हुआ है क्या? नहीं सर, आई टेस्टिंग करवाई थी उन्होंने डॉक्टर ने, उसकी पहले मेडिसिन चल रही थी, तो लास्ट नवंबर से उसको वीट एलर्जी की, तो वीट एलर्जी का ट्रीटमेंट हुआ, वो मतलब एक्यूप्रेशर से ही किया था, चाइनीज से पॉइंट लगाए थे सारे, तो उससे वीट एलर्जी उसकी ठीक हो गई, लेकिन अभी आंखों का अभी 2-3 दिन से शुरू हुआ है ये प्रॉब्लम। नहीं, पॉइंट लगाने से आराम मिला है? हाँ, पॉइंट लाने से उसको आंखों में आराम, मतलब वीट एलर्जी उसकी ठीक हो गई है, नॉर्मल आ गई, एचपी भी बढ़ गया, लेकिन वो फोटोफोबिया बीच में ठीक हो गया था, फिर जैसे जब मौसम चेंज हो रहा है शायद इसकी वजह से उसको दोबारा। देखिए वो पॉइंट तो लगाइए लगाइए आप, और साथ में जो है बहुत रिंग फिंगर वाच जॉइंट पे मेथी, रिंग फिंगर वात ज्वाइंट में मेथी, हाँ जी। और लेफ्ट आईएफ के पित्त जॉइंट में, एक मिनट सर, लेफ्ट आईएफ के पित्त जॉइंट में पित्त ज्वाइंट पे 5-6 5-6 सीडेड 7-8 टोन। 7-8 टोन, ठीक है। हाँ,
नेक्स्ट बस यही था सर, उसकी प्रॉब्लम यही थी सर। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रशांत शर्मा जी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैंने सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लिया है अभी। अच्छा, बहुत अच्छा। सर मेरे जी मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। जी बोल। मेरे बड़े भाई साहब हैं, एज है उनकी 72 ईयर्स। अभी उन्होंने अपना इंडोस्कोपी कराया है, जिसमें जो आहार नाल है इसोफेगस है, वहां पर उनको मल्टीपल तो जख्म बताए हैं उसमें। अच्छा। और हाँ, अभी कुछ ही समय से उनको मसूड़ों में भी काफी पेन हो रहा है, स्वेलिंग सी हो गई है, इस तरह का है। और जीभ में कहीं एक दो जगह पे कट से आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। मुझसे पूछ रहे थे भाई मुझे बताओ, कुछ मेरी हेल्प करो। मैंने कहा मैं पूछ के सर से फिर मैं ऐसा है कि उनको आप टंग की पूरी वो भी भेज दीजिए और नोट कर लीजिए। जी सर। राइट जी रिंग फिंगर जी सर। 012 स्पाइरल में जी सर। 1368 टोन। 1368 टोन। हाँ जी सर। और 2457 सिरेट। 2457 सिरेट। जी 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 सर। हाँ ये ले। और बाद में उनको सारी रिपोर्ट वगैरह भेज के जी सर जी। हेल्प एंड हेल्प में ट्रीटमेंट जी ये सर। अभी 1 हफ्ते करके फिर बताएं। जी सर जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। Okay. मैं भेजता हूँ। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और वेरी सेशन के लिए और आज के क्लास के लिए। और हेल्थ एंड हेल्प में आदरणीय अग्रवाल सर कंसल्ट करते हैं सोमवार से फ्राइडे तक। और आपको जिनको भी कंसल्ट करना हो तो उसका पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, फॉर्मेट है। और राजेश वर्मा जी को पूरा फॉर्मेट भर के आप भेज देंगे। आप जहां भी जुड़े हैं, जो कोर्स किए हैं, वहां पे भेजा जाता है, या आप अपने कोऑर्डिनेटर से मांग सकते हैं। अगर आप प्रयागराज के ग्रुप में जुड़े नहीं हैं तो अपने कोऑर्डिनेटर से वो फॉर्मेट मांग सकते हैं और उसमें भर के अपनी सारी डिटेल राजेश वर्मा जी को भेज देंगे तो आपका अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और अपनी आप प्रॉब्लम भी बता सकते हैं और आपको पॉइंट भी सर एडवाइस करेंगे। तो जो जिन लोगों क्वेरी रह गई हो वह कंसल्ट कर लेंगे हेल्थ एंड हेल्थ में। आज ये 4 किताबें हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की पुस्तक परिचय श्रृंखला में। केस मैनुअल्स, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर केस मैनुअल 4 वॉल्यूम्स हैं इसके, जिसमें जो भी गंभीर बीमारियों से संबंधित सॉल्व्ड केसेज हैं वे सारे इस किताब में पब्लिश्ड हैं। तो और वो आदरणीय अग्रवाल सर द्वारा पिछले कई वर्षों में जो भी गंभीर से गंभीर बीमारियां हैं उनका जो ट्रीटमेंट मिला है वो सब कुछ इस केसेज में, इस किताब में शामिल है। जिस तरह से आप देख रहे हैं डायग्राम भी बना हुआ है। अगर आपको पॉइंट लगाने में दिक्कत है तो देख के आप एज इट इज पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं। सब जो भी प्रोटोकॉल है उस सब का डायग्राम भी इसमें बना हुआ है। तो यह संस्थान में उपलब्ध है, या आप कोऑर्डिनेटर आपके शहर में है तो वहां भी ये किताब उपलब्ध होगी। आप सभी जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बुधवार फिर मिलेंगे। आप सभी को नमस्कार। अभी यह लिंक बंद की जा रही है।